हेलो एवरीवन। हम अपना लेसन कर रहे हैं किंग्स, फार्मर एंड टाउन्स। इसमें हमने अनेक डायनेस्टीज के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने एक अशोक नाम देखने को यहाँ मिला। उस अशोक के बारे में एक वर्ड लिखा था प्रियदर्शी, यानी कि मनोहर मुखाकृति वाला। और इस चीज़ का पता किसने लगाया था? वो जेम्स प्रिंसेप ने लगाया था। उसके पश्चात हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा और मौर्य साम्राज्य की जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है, उनके सोर्सेज के बारे में पढ़ा। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश का संस्थापक था और उसका ग्रैंडसन अशोक था। उसके बाद हमने छोटे छोटे और डायनेस्टी कहीं आए, कुषाण, शक, सातवाहन। तो इस तरह से अलग अलग डायनेस्टीज के बारे में हमने इसमें पढ़ा, क्योंकि हमारा लेसन इसी से रिलेटेड है, किंग्स के बारे में, यानी कि जो डायनेस्टीज़ है उसमें कौन कौन किंग थे उनके बारे में। फिर हमने थोड़ा सा गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ा था। जो गुप्त साम्राज्य था उसमें समुद्रगुप्त, उस शासक के बारे में हमने पढ़ा। उसके दरबार में एक हरिसेन था कवि, उसने प्रयाग प्रस्थिति लिखी थी और उस प्रयाग प्रस्थिति का लेखक हरिसेन था और संस्कृत भाषा में उसकी रचना की गई थी। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हमारा, वो पढ़ रहे हैं डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी, यानी कि ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं। While these technologies often led to an increase in production, the benefit were very uneven। कि देखो, पिछले पैसेज में हमने पढ़ा था कि उपज बढ़ाने के लिए नए तरीकों का यूज़ किया गया, और उपज बढ़ा ही क्यों गई? क्योंकि राजा जो है अधिकतर मात्रा में कर लेता था। तो लोगों ने सोचा कि जंगलों की ओर भागना छोड़कर हम कृषि में ऐसे नए उपाय अपनाएं, ऐसे तरीके अपनाएं जिससे कि खेती की उपज ज़्यादा होने लगे। तो पीछे हमने ये बातें पढ़ी थी। अब इसमें क्या है कि खेती की नई तकनीकों से उपज तो बढ़ने लगी, लेकिन इसके लाभ समान नहीं थे। What is evident is that there was a growing difference amongst people engaged in agriculture. Stories, especially within the Buddhist tradition, refer to landless agriculture laborers, small peasants as well as large landholders। कि कुछ एक एविडेंस हमें मिलते हैं। एविडेंस होता है प्रमाण, साक्ष्य, कि खेती से जुड़े लोगों में उत्तरोत्तर भेद बढ़ता जा रहा था। विशेषकर कुछ स्टोरियां हैं बौद्ध कथाओं में भूमिहीन खेतीहर, श्रमिक, छोटे किसान और बड़े बड़े जमींदारों का उल्लेख मिलता है। यानी कि बौद्ध कथाएं थी, जैसे मैंने आपने एक बौद्ध कथा पीछे भी थी जातक, उस जातक में भी कथाओं, कहानियाँ और किस्से थे। तो ऐसे यहाँ बौद्ध कथाएं थी जिसमें इनके बारे में जानकारी हमें मिलती है। द टर्म गहपति often used in Pali text to designate the second and third category। कि पाली भाषा में गहपति का प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया जाता था। तो किसके लिए किया जाता था? ये छोटे और बड़े किसानों के लिए। So the term Gahapati was often used in Pali text to designate the second and third categories, the large landholders as well as the village headmen, whose position was often hereditary, emerged as powerful figure and often exercised control over the cultivators। कि पाली भाषा में गहपति का प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया जाता था। बड़े बड़े जमींदार और ग्राम प्रधान शक्तिशाली माने जाते थे, जो प्राय किसानों पर नियंत्रण रखते थे। ग्राम का जो प्रधान था, यानी कि गांव का प्रधान, प्राय वंशानुगत होता था। वंशानुगत का अर्थ होता है कि जैसे पिता ने शासन किया उसके पश्चात बेटा करे।
अर्ली तमिल लिटरेचर द संगम टेक्स्ट। मैंने ये लाइन आपको पहले ही बताई थी, यहाँ पर मैंने इन लाइनों को नोट कर दिया है, तो इनको देख लें आप अच्छे से। तो संगम टेक्स्ट था, तमिल में टेक्स्ट कौन सा था? संगम था। आल्सो मैंसन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल लिविंग इन द विलेज, लार्ज लैंड ओनर्स और वेलार, फ्लोमैन और उजवार, एंड स्लेव्स और अदमई। कि आरंभिक तमिल संगम साहित्य में भी गांव में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों का उल्लेख है। जैसे बड़े जमींदार को वेलार कहा जाता था, अलवाहा को उलवर कहा जाता था, उनवार, और दास को अदमई कहा जाता था। तो ये सारे के सारे नोट करें आप। इट इज़ लाइकली दैट दीज डिफरेंसेस वर बेस्ड ऑन डिफरेंटल access to land, labor and some of the new technology. In such a situation, question of control over land must have become crucial, as these were often discussed in legal text. कि यह संभव है कि वर्गों की विभिन्नता भूमि के स्वामित्व यानी कि भूमि के ऊपर अधिकार, श्रम यानी कि उनकी मेहनत और नई प्रौद्योगिकी के उपयोग पर आधारित हो। ऐसी परिस्थिति में भूमि का स्वामित्व महत्वपूर्ण हो गया और जिसकी चर्चा प्राय विधि ग्रंथों में की जाती है। तो हमने इसमें ग्रामीण समाज में विभिन्नता के बारे में पढ़ा कि एक समान नहीं था, उपज तो बढ़ने लगी थी बट सबको समान एक लाभ नहीं, समान एक जैसा नहीं था। फिर इसमें एक तमिल संगम आया है, उस तमिल संगम में कुछ वर्ड यूज़ किए गए हैं कि जो बड़ा जमींदार था उसको वेलार कहा जाता था, और अलवाहे को उनवार कहा जाता था, दास को अदमई कहा जाता था। और यहाँ पर गहपति है, इसकी पूरी की पूरी ये डेफिनेशन आप देख सकते हो। एक गहपति वॉज द ओनर, मास्टर और हेड ऑफ ए हाउस होल्ड हु एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द वुमेन, चिल्ड्रन, स्लेव्स एंड वर्कर हु शेयर्ड ए कॉमन रेजिडेंस। He was also the owner of the resources, land, animal and other things that belonged to the household. Sometimes the term was used as a marker of status of men belonging to the urban elite, including wealthy merchants. कि गृहपति घर का मुखिया होता था और घर में रहने वाली जो महिलाएं थी, बच्चे थे, नौकर थे, दास पर ये नियंत्रण करता था। घर से जो जुड़े हैं भूमि, जानवर, अन्य सभी वस्तुओं का यह मालिक होता था जो गृहपति था। देखो हिंदी में एक वर्ड आता है गह। गह मीन्स होता है घर, पति यानी कि जो मालिक है, यानी कि घर का जो मालिक है, जिसका बच्चों पर भी, महिलाओं पर भी, दासों पर, सब पर नियंत्रण है। और घर से जुड़ी जो भी चीज़ें हैं जैसे भूमि हैं, जानवर हैं, अन्य वस्तुएं, उन सब का मालिक यही होता है। तो आपने गृहपति का जब मीनिंग अच्छे से समझ लोगे तो ये आपको लर्न हो जाएगा क्वेश्चन। कभी कभी इस जो पद का प्रयोग है कि जो गृहपति है, इस पद का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कुछ सम्भ्रात व्यक्ति होते हैं और व्यापारी, उनके लिए भी कर दिया जाता है। एक ये बुक दे रखी है, इस बुक को आप लर्न करेंगे। The Manusmriti is one of the best known legal texts of early India, written in Sanskrit and compiled between 2nd century BCE and 2nd century CE. This is what the text advised the king to do. मनुस्मृति एक आरंभिक भारत की सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। मनुस्मृति जो कि एक कानूनी पुस्तक है, इसे संस्कृत भाषा में लिखा गया है। 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईस्वी के बीच में लिखा गया है। इस ग्रंथ में राजा को यह सलाह दी जाती है